नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक था ये। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल या करंट रेशियो की। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये क्या कहलाती है आपके पास? वर्किंग रेशियो भी आप इसको कह सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये बताया आपकी क्लास में टोटल चले रहने दें। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होगा आपके पास? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। ये साथ साथ नोट कर लें, आपकी मर्जी, वरना एट द एंड समरी भी दी हुई है तमाम फार्मूलाज की, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने कैसे डिटरमिन करना है। अब देख लें, आपके पास ये बैलेंस शीट है तो 9 की और 10 की, जिसमें उसने टोटल बता दिया कि 9 के जो करंट एसेट्स हैं वो इतने हैं, 10 के इतने हैं, करंट लायबिलिटीज इतनी है। और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी तो आपके पास क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल। अब आपने इसकी क्या निकाल लेनी है? रेशियोज निकाल लेनी है। यानी क्या करेंगे? जब 2009 की निकालेंगे तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। परसेंटेज नहीं, वैसे ये परसेंटेज में नहीं होती, ये कॉलम लगा के शो की जाती है 1.2 1.3 1.8। ये शो करता है कि आपके पास लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास कितने एसेट्स मौजूद हैं। इसी तरह आप 10 की भी कर सकते हैं। यानी अब ये यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेट किया है तो आपके पास करंट रेशियो कितनी आई? 2.39 टू 1। यानी आपको लायबिलिटीज का 1 रुपी पे, करंट लायबिलिटीज का 1 रुपी पे करने के लिए आपके पास 2.39 एसेट्स मौजूद हैं। ये 10 के हैं। इसी तरह जो 2009 है तो वहाँ पे 2.29 जो आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं टू पे द 1 रुपी लायबिलिटीज। ये बेसिकली रेशियो है दोनों के दरमियान। ये शो ये कर रही है आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, वो स्ट्रांग है। उसके बाद है एसेट टेस्ट रेशियो। इसको आप क्विक रेशियो भी बात इसको बोलते हैं, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। ये बेसिकली वही रेशियो है, इसके अंदर दो फार्मूलाज हैं। या तो आप इस तरह से लिख लें, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस करंट रिसीवेबल। या दूसरा फार्मूला इसका ये होता है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, तो कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और रिसीवेबल ये बहुत जल्द कैश में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको लिक्विड एसेट्स कहते हैं। जबकि इन्वेंट्री इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होती, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं। तो इस वजह से उसको करंट एसेट से क्या कर लेते हैं, अगर एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो आपने डिटरमिन करनी हो तो फिर इसको क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से आपकी जो शॉर्ट सॉरी इन्वेंट्री है वो माइनस कर लेंगे और करंट लायबिलिटीज पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे टेस्ट रेशियो आ जाएगा। अब ये देखें, कैश एंड इक्विवेलेंट्स है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, करंट रिसीवेबल्स हैं, टोटल क्विक एसेट और लायबिलिटीज वैसे की वैसे रहेंगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नेट इफेक्ट आ जाएगा रेशियो का। तो यानी ये देख लें कि अगर 1:1 होगा तो भी ये नॉर्मल है, गुड है। अगर ये 1 से कम आ जाती है रेशियो तो इसका मतलब है कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो क्या है, वीक है। और अगर 1 से ग्रेटर देन आएगी तो ये क्या शो करेगी, स्ट्रॉन्ग कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। यानी वी कैन measure how frequently a company converts its receivable into cash by computing the account receivable turnover. This ratio is defined as follows. यानी नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल नेट। क्या आपके पास कितनी मरतबा आपने क्रेडिट सेल की और कितनी मरतबा आपने उन क्रेडिट सेल को आपने कलेक्ट किया। तो ये जितनी ज़्यादा टर्नओवर होगी, इसका मतलब है कंपनी की जो पोजीशन है, कलेक्शन पोजीशन है, वो क्या है, स्ट्रांग है, काफ़ी बेहतर है। तो ये जैसे बता रहा है कि आपके पास ये मंथली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकती है, और नॉर्मली मंथली रेशियो एनालिसिस किया जाता है। तो ये 6.4 टाइम्स आपने रिसीव किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एवरेज यानी ओपनिंग रिसीवेबल्स और एंडिंग रिसीवेबल दो दिए हुए हैं तो फिर आप दोनों का एवरेज लेंगे। और अगर कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ सिंगल दिया हुआ है एंडिंग, तो फिर आप एंडिंग को भी एक अकेले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में उन्होंने वर्ड का यूज किया हुआ है एवरेज। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे और
2 पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, और ये टाइम नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा। अब ये देखें कि एप्पल का 14.8 है टाइम, पाम का 8 है और 6.6 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एप्पल है इसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है, क्योंकि रिसीवेबल कलेक्ट कर लेना कोई आसान काम नहीं है। जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी उतनी ज़्यादा क्रेडिट सेल आपकी और भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी हाउ लॉन्ग अ कंपनी होल्ड्स इन्वेंट्री बिफोर सेलिंग इट will affect working capital requirements. One measure of this effect is inventory turnover, also called merchandise turnover or merchandise inventory turnover. ये different names हैं इसके, which is defined as, यानी inventory turnover क्या है, cost of goods sold divided by average inventory। तो ये कितनी मतलब आपके पास नेट का थोड़ा इशू आ गया था, ये बताएं कहाँ से डिस्कस कर रहे थे, ये आपने सुना है, अभी क्लोज हो गई थी इन्वेंट्री टर्नओवर, आप लोगों ने सुनी है? सुनिए। चलिए, मतलब ये प्रीवियस रेशियो से स्टार्ट करें या इन्वेंट्री टर्नओवर से स्टार्ट करें, ये बता दो। इन्वेंट्री टर्नओवर नेट का थोड़ा इशू आ गया था इसलिए ब्रेक आ गई। ओके, ये देखिए इसका फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर का, और ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में ही आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी आपने इन्वेंट्री कितनी मतलब आपकी इन्वेंट्री टर्न कर रही है, आपने उसको यूटिलाइज किया, फाइनल प्रोडक्ट में उसमें बनाया और उसको सेल आउट किया। तो सेल और कॉस्ट का भी आपके पास रिलेशन होता है, तो इस वजह से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री इसके अंदर आपस में रिलेशन मेजर की जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर के अंदर। तो यहाँ पर हम देखें अगर 3 कंपनियों को कंपैरिजन किया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर किसका आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर एप्पल का। तो ये बताता है कि इसकी कलेक्शन और इसकी सेल भी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेज सेल्स कलेक्टेड, डेज सेल्स अनकलेक्टेड, any account receivable turnover provides insights into how frequently a company collects its accounts. Days sales uncollected is one measure of this activity, which is defined as follows। यानी days sales uncollected निकालनी हो, हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 360। तो यहाँ पे आप देखें डेज सेल्स अनकलेक्टेड कितने हैं, एप्पल्स के 28 हैं और पाम के 32 हैं। बोथ एप्पल सेल्स एंड सेल्स अनकलेक्टेड डेज, ये डेज बताए हुए हैं, आर लेस देन द 63 days of RIN days। Sales uncollected is more meaningful if we know company's credit terms। अनकलेक्टेड का मतलब यह है कि आपने क्रेडिट सेल की लेकिन आपको रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हुए। तो जिस कंपनी की अनकलेक्टेड रेशियो ज्यादा होगी, डेज ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कंपनी एफिशिएंट नहीं है। तो जो अकाउंट रिसीवेबल जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिसीव करेगी वो क्या होगी, एफिशिएंट होगी। नेक्स्ट हम हमारे पास रेशियो आ जाते हैं डेज सेल्स एंड इन्वेंट्री, कि आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितने दिन आपके पास पड़ी रही पूरे साल के अंदर। आपने क्योंकि टाइम तो है कि आप 10 मरतबा 5 मरतबा चीज़ें बनाते हैं और सेल हो जाती हैं, तो एवरेज जो है वो कितने दिन एक इन्वेंट्री आपके पास, मिसाल एक लाट समझ लें, एक लाट आपने बनाई, वो कितने दिन आपके पास पड़ी रही, वो सेल हो गई। फिर आपने दूसरी लाट बनाई, फिर वो कितने दिन पड़ी रही, फिर वो सेल हो गई। तो इस पर आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। तो उस सूरत में इसका फार्मूला हो जाएगा एंडिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाई 360। इस रेशियो एनालिसिस में कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं है, जस्ट सारा डिपेंड कर रहा है कि आपको इसके फार्मूलाज आते हैं। अगर आपको फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप है तो फिर आपको इस क्वेश्चन करने में कोई इशू नहीं होगा। इस तरह देखिए डेल्स इन सेल्स एंड इन्वेंट्री कितनी है, 6.5, 12.5 एंड इंडस्ट्री, यानी जिसका
अब इस सेल के अंदर सबसे ज्यादा कम डेज होंगे वो कंपनी क्या होगी, एफिशिएंट होगी, कि इसकी प्रोडक्शन भी स्पीडी है, इसकी सेल्स भी स्पीडी है, और इसका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो भी क्या है, स्पीड से चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेशो टोटल एसेट टर्नओवर का। यानी आप यहाँ पे टर्नओवर का मतलब, वहाँ पे हम नंबर ऑफ चेंज चेंज टाइम्स मेजर कर रहे थे, यहाँ से टर्नओवर का मतलब यहाँ जो लिया जा रहा है वो सेल के साथ है, कि टोटल एसेट्स और सेल का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि आप एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर उनको क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू नेट एसेट्स नेट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट्स। अगर आपको ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स बता दिए जाएं तो फिर आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बताए हुए तो फिर जस्ट आपके पास जो क्लोजिंग होंगे वो आप क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम टोटल एसेट टर्नओवर देखें कि एप्पल के पास कितनी है, 1.03, पाम की 0.1 और इंडस्ट्री की कितनी है, जस्ट 1 है। तो यहाँ पे देखें जो जितना ज्यादा टर्नओवर इसका ज्यादा होगा, इसका मतलब है आपके एसेट्स जो हैं वो एफिशिएंटली और प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं टू जनरेट द सेल। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट, कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, जो फाइनेंसिंग है, उनको वो कैसे यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो उस कंपनी को इनेबल करती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी क्या कर सके, लायबिलिटीज को भी पे कर सके। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो बताती है। अब ये वर्ड होता है सॉल्वेंट और एक होता है इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंसी मीन कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स डेट्स या पे इट्स ऑब्लिगेशन, कंपनी इन अ पोजीशन टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, तो ये क्या कहलाएगी, सॉल्वेंसी। और दूसरी सूरत में जो इनसॉल्वेंसी होती है, कंपनीज इन एबिलिटी टू पे इट्स ऑब्लिगेशन, के कंपनी के अपने जो लाइबिलिटीज हैं, जो कर्जे हैं, वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंसी। और अगर लाइबिलिटीज पे करने की पोजीशन में है तो वो क्या कहलाएगी, सॉल्वेंसी। तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है डेट एंड इक्विटी रेशियो, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट में 3 पार्ट्स होते हैं, टोटल एसेट होते हैं, आपके पास टोटल लाइबिलिटीज आती हैं और टोटल कैपिटल या इक्विटी आती है। तो यहाँ से आपके एक साइड पे तो एसेट्स आ जाते हैं, दूसरी साइड पे 2 पार्ट्स हैं, डेट और इक्विटी। तो ये रिलेशन बताएगा कि कितने परसेंट इक्विटी है और कितने परसेंट डेट है, इनकी आपस में रेशियो क्या है। तो ये देखें, ये डेट एंड इक्विटी रेशियो 2 कंपनीज की बताई हुई है। एप्पल की कितनी है, 33.4% डेट है, और इक्विटी कितनी है, 66%, जबकि दूसरी इंडस्ट्री की 40 और 60। तो ये देखें कि जिस कंपनी के अंदर जितना ज्यादा इक्विटी होगी वो कंपनी ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग कंसीडर की जाती है। ये उसका फार्मूला है, डेट टू रेशियो, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। उसके बाद है टाइम इंटरेस्ट अर्नड, टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड, कि ये फार्मूला वहां पे होगा जब कंपनी ने लीवरेज इस्तेमाल की होगी, यानी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मौजूद होगा जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए से हल किया हुआ है। तो उसमें क्योंकि आप लोग फंड जो कंपनी गेन करती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है या शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कंपनी यूटिलाइज करती है। तो फिर यूटिलाइज करने के बाद देखती है कि हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया और हमने उसे अर्न कितना किया। अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट एक्सपेंस से ज्यादा अर्न करेंगे तो इसका मतलब है हमने उस फंड्स को ठीक तरीके से लीवरेज किया, यूटिलाइज किया, उसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया। और अगर ये रेशियो इंटरेस्ट एक्सपेंस से कम आ जाती है तो इसका मतलब है हमने एक्सपेंसेस ज्यादा पे किए इंटरेस्ट के, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सके, उससे गेन हासिल नहीं कर सके। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स, जिसको हम ईबिट बोलते हैं, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ये आ जाता है इनफिनाइट नॉट एप्लीकेबल, इसके अंदर जो जीरो दिए हुए कुछ नहीं है तो इसमें ये नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो वहाँ पे आप इसको क्या करेंगे,